नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि तथ्य के एक वार से आप पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दें। और इस काम में अगर इस समय भारत में अपने देश में जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे कोई माहिर है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 भाषण हुए संसद में। राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी संसद में। लोकसभा में सोमवार को भाषण हुआ राहुल गांधी का, प्रतिपक्ष के नेता है। मंगलवार को सारे जो भाषण हुए, जितने वक्ता थे उन सबका जवाब देना था उस धन्यवाद प्रस्ताव पर। प्रधानमंत्री को उनका भाषण हुआ। राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की 3-4 मुद्दों पर। उनका सबसे प्रिय मुद्दा है आजकल संविधान। संविधान की बात बहुत करने लगे हैं, संविधान की प्रति जेब में लेकर चलते हैं। दूसरा मुद्दा है गरीब। तीसरा मुद्दा है जाति की गिनती। चौथा मुद्दा है उनका दलित, पिछड़ा और आदिवासी की बात करना। और पांचवा एक मुद्दा आजकल क्या काफ़ी समय से उनका प्रिय है, वो है विदेश नीति का। इन 5 मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने जिस तरह का जवाब दिया, उसके बाद राहुल गांधी के पास उसका कोई प्रत्युत्तर देने की गुंजाइश बची नहीं। तो एक एक करके बात करते हैं। गरीब की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत जोर शोर से करते हैं कि इतने गरीब हैं और गरीबों के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है, उनका जीवन नहीं बदल रहा है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा था। उनकी जब प्रतिक्रिया पूछी गई थी तो बोरिंग कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग गरीब की झोपड़ी में जाकर फोटो सेशन कराते हैं, उनको जब गरीब की बात होगी तो वो बोरिंग लगेगी ही। उनका सभी राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं, जो उस समय की सरकार होती है, उसकी उपलब्धियों की और आगे क्या करने वाली है, आगे रोड मैप क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण भी उसी पर था कि सरकार की उपलब्धियां क्या है 10 साल की और अगले 1 साल में सरकार क्या करने वाली है। जब उन्होंने बात की इतने करोड़ शौचालय, जब उन्होंने बात की इतने करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास गरीबों को मिले, जब उन्होंने बात की गैस कनेक्शन की, बिजली कनेक्शन की, गरीबों को कर्ज देने की, बिना किसी गारंटी के कर्ज देने की, इन सब बातों की जब उन्होंने बात की तो वो बोरिंग तो लगेगी ही। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कटाक्ष राहुल गांधी पर ही था। संविधान की बात की राहुल गांधी आजकल संविधान की रक्षा का बड़ा व्रत लेते हैं और ऐसा लगता है कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन उनकी पार्टी ने, उनके परिवार ने संविधान को कितनी बार रौंदा, ये बात वो भूल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने संविधान की बात हुई तो ये कहा कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा उनकी सरकार ने दिया। दलितों की बात करते हैं तो दलितों के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अलग मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया। और संविधान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहली बार इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में प्रतिपक्ष के नेता को समिति का हिस्सा बनाया, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। इससे पहले तो कभी नहीं था, हमने कानून बनाया। और इतना ही नहीं, जब हम 2014 में सत्ता में आए तो उस समय कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, यानी किसी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं थी लोकसभा में कि उसके नेता को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा मिले। फिर भी हमने ये व्यवस्था की कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता, उसको जो अलग अलग चयन समितियों में जहां प्रतिपक्ष के नेता की जगह थी वहां शामिल किया। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमको संविधान की चिंता ना होती तो शामिल ना करते, संविधान की केवल लेटर के मुताबिक चलते तो शामिल ना करते, लेकिन हम संविधान की भावना का ध्यान रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हालांकि वो बहुत सी बातें कर सकते थे, इमरजेंसी की बात कर सकते थे, पहला जो संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ उसकी बात कर सकते थे, उसके अलावा 20 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीमित रखा पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ उसी तक। उनका कुछ लोग खुलेआम अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे लोग देश के संविधान को, देश की एकता को क्या समझेंगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 76 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय संविधान में जो भी अधिकार प्रदत्त हैं वो मिले उनकी सरकार के दौरान 2019 में, जब अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया। उससे पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता था पूरी तरह से। और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सबसे तीखा कटाक्ष किया उन्होंने 2 प्रश्न पूछे, बल्कि कहें कि 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए, पूरे सदन से पूछा कि क्या कोई ऐसा कालखंड हुआ है, कोई ऐसा समय हुआ है जब एक ही दलित परिवार के 3-3 लोग सांसद बने हों, एक पिछड़ा वर्ग के परिवार के 3-3 लोग सांसद बने हों, एक आदिवासी परिवार के 3-3 लोग एक ही साथ एक ही समय में सांसद बने हों। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी तीनों सदस्य हैं संसद के, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा में। उनका कहने का मतलब था कि अगर आपको दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की इतनी चिंता है तो उनके परिवार से भी इस तरह का काम करते हैं, लेकिन सारा ध्यान अपने परिवार पर है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई नई परंपरा नहीं है गांधी परिवार की। शायद हो सकता है साल ठीक याद ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 1936 की बात है, जब स्वराज भवन कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बना। तो स्वराज भवन में जो पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो 4 सदस्य थे उनके नाम सुनिए आप। मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू और उसके अलावा मोतीलाल नेहरू के दामाद रजत पंडित, जो विजयलक्ष्मी पंडित के पति थे। एक ही परिवार के 4 सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है, उसके सदस्य। और आज वर्तमान में आ जाइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी सदस्य हैं, राहुल गांधी सदस्य हैं और प्रियंका वाड्रा गांधी सदस्य हैं। तो क्या बदला है? इतने वर्षों में, इतने दशकों में गरीबों के बारे में क्या सोचा है, क्या किया है? और उन्होंने फिर राजीव गांधी का नाम लिए बिना याद दिलाया कि एक प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में बड़ा मिस्टर क्लीन कहा जाता था। उन्होंने कहा था दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है गांव तक। ये जो 85 पैसे थे ये हाथ की सफाई में चला जाता था। हमने ये इंश्योर किया कि 1 रुपया चले तो 1 रुपया ही पहुंचे। उन्होंने कहा 10 साल में गरीबों के खाते में सीधे हमारी सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। जितनी योजनाओं में गड़बड़ी थी उनको टेक्नोलॉजी के जरिए उन सब योजनाओं में जो लीकेज थी उनको बंद किया, उससे बड़ी भारी मात्रा में बचत हुई। उन्होंने अलग अलग मद में कितनी बचत हुई ये भी, इसका भी ब्यौरा दिया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि विदेश नीति के बारे में बोलने से ही पता चलेगा कि उनको कुछ समझ है चीज़ों की। राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे सीधे। राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर अपने भाषण में जिक्र किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में टिप्पणी की कि वो गए थे अमेरिका मोदी के लिए निमंत्रण लाने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का। इसका जवाब तो विदेश मंत्री ने ही दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी को विदेश नीति की कोई समझ नहीं है, 2 देशों के बीच में संबंध कैसे बनते हैं, कैसे चलता है, ये इसकी जानकारी नहीं है उनको। प्रधानमंत्री ने फिर राहुल गांधी का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने विदेश नीति किस तरह से चलाई, विदेश नीति में किस तरह के खेल और क्या क्या खेल हुए, ये अगर जानना है तो उन्होंने एक किताब का जिक्र किया। ये किताब अभी 2015 में छपी है। वो किताब है जॉन एफ कैनेडी पर, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके ऊपर किताब लिखी गई है और उसमें लिखा है कि कैनेडी और नेहरू की जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा दिया गया है कि क्या हालत थी नेहरू की, किस तरह की बातें करते थे। इस सब का विस्तार से उसमें जो है जिक्र किया गया है। तो एक एक करके जो एजेंडा राहुल गांधी का था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में तेलंगाना में अभी जो कास्ट सर्वे कराया गया है उसका भी जिक्र किया। हालांकि प्रधानमंत्री उस पर ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन ये चर्चा उठने लगी है, सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी की ही बात करें
जो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो कह रहे हैं कि 90% आबादी तेलंगाना की वो दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है। तो सवाल ये है कि उनका मुख्यमंत्री क्यों सवर्ण जाति का है? शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। तो तेलंगाना का ये जो कास्ट सर्वे है, ये राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। उनका जो एजेंडा है जाति की गणना का, उसकी हवा निकालने के लिए ये तेलंगाना का कास्ट सर्वे काम करेगा। तो एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है उन्होंने। तो बीजेपी ने क्या क्या किया, इसका जिक्र तो प्रधानमंत्री ने किया ही। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिलाया, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय अटल जी ने बनाया, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय हमने बनाया। तो उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं। और ये भी बताया कि लगभग 55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का मामला सबसे पहले आया था काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट से, जिसे नेहरू ने लागू नहीं किया, इंदिरा गांधी ने भी लागू नहीं किया। और फिर जनता पार्टी ने बनाया मंडल आयोग, उसकी सिफारिश आई 1980 में, जब लौट कर आई इंदिरा गांधी सत्ता में, तब उन्होंने भी उसको लागू नहीं किया। और नेहरू तो खुले तौर पर आरक्षण के विरोधी थे। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर कैसे इस तरह का दावा कर सकती है? जो प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को सभी राज्यों के पत्र लिखे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है, इसको वो देश के विकास में रुकावट मानते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो उसके गले का सबसे बड़ा पत्थर है। और उसी पत्थर को राहुल गांधी तमगे की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। वो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। वो भूल जाते हैं उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है पंजा, वो इन वर्गों के अत्याचार का प्रतीक है। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कही, वो इस पूरे मुद्दे को एक तरह से कहें तो सेटल कर देती है। उन्होंने कहा जिसकी जैसी संस्कृति होगी वैसी ही प्रवृत्ति होगी। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो संस्कृति है वही उनकी प्रवृत्ति के रूप में समय समय पर सामने आती रहती है। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में कहीं भी गांधी परिवार का या फिर राहुल गांधी का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन जिस तरह से जवाब दिया, राहुल गांधी के समर्थकों के लिए भी कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। और विदेश नीति पर तो उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदेश नीति तो विदेशियों से प्रभावित रही है। तो किस तरह से विदेशियों का क्या क्या प्रभाव रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर उन्होंने एक बात कही जो राहुल गांधी की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति और जो अभी मानसिक स्थिति है उसका वर्णन करती है। उन्होंने कहा जब हताशा और निराशा बढ़ती है तो लोग कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। उन्होंने कहा जब बुखार बढ़ता है तो आदमी कुछ का कुछ बोलने लगता है, वैसे ही हताशा निराशा बढ़ती है तो कुछ का कुछ बोलने लगता है। राहुल गांधी के पूरे भाषण को उन्होंने तथ्यों से उड़ा दिया। राहुल गांधी के पूरे भाषण में एक भी तथ्यात्मक बात नहीं थी। अब उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन आने जा रहा है। नोटिस दिया है भाजपा के एक सांसद ने। वो नोटिस आएगा कि नहीं और उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को ये संदेश तो दे ही दिया गया है कि ये झूठ उनकी दुकान है, वो ज़्यादा दिन तक चलने नहीं दी जाएगी। वो अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा, जो किसी भी सांसद के लिए ज़रूरी है। और उनको वही अधिकार प्राप्त है संसद में जो किसी भी सामान्य सदस्य को। यहाँ उनका एंटाइटलमेंट का जो सोच है उनकी, वो नहीं चलने वाली है। अब राहुल गांधी के लिए समस्या ये है कि दिन पर दिन उनको और उनके परिवार के सदस्यों को देश के सामान्य नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो जो शाही परिवार का दर्जा प्राप्त था, वो जो रुतबा था, वो खत्म हो रहा है। देश का कानून सबके लिए बराबर है। ये बात अब पता चल रही है इस परिवार को। इस परिवार की हताशा और निराशा का ये भी एक बड़ा कारण है। चुनाव में हार तो है ही, लगातार चुनाव दर चुनाव हारना,
चुनाव हारने पर पहले जो है ईवीएम को जो है दोष दिया जाता था, अब नया सिलसिला शुरू हुआ है चुनाव आयोग पर हमले का। तो और ये सिलसिला चलता रहेगा, और कांग्रेस जब तक अपनी गलतियों को समझेगी नहीं और उनको सुधारने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक उसकी स्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास देखिए। 2047 की बात करते हुए कि 2047 का हमारा रोड मैप क्या है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं 2047 में, उन्होंने कहा कि अभी तो ये मेरा तीसरा ही कार्यकाल है। मतलब सीधा सीधा इशारा था कि चौथी बार भी आ रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सहज, संयत और सधी हुई भाषा में राहुल गांधी के आधारहीन, तथ्यहीन आरोपों का भरपूर जवाब दिया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।